कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। रोज की तरीके से सौरभ शर्मा आपके साथ बात करते हैं बिल्कुल खुलकर, और वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। आज बड़ा संजीदा, बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है हमारा, जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आज होगी, क्योंकि बांग्लादेश में रोज हालात उनके लिए खराब होते जा रहे हैं। और देखिए जरा कितना जुल्म है, ये सितम है कि उनका इम्तिहान खत्म होके नहीं दे रहा है। भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तब उनको अपने हकों के लिए जूझना पड़ा, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए लड़ना पड़ा। उसके बाद फिर बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान से, तब फिर उनके ऊपर वही जुल्म सितम हुए। और अब एक बार जब वहां सरकार बदली है तो वैसे ही हालात कुछ कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो ताज़ा वहाँ के जो कुछ डिक्टेट्स निकाले गए हैं, उसमें क्या है जो सरकार भी कह रही है और वहाँ के बड़े बड़े संगठन कह रहे हैं। अजान होगी तो आप पूजा नहीं कर सकते, कीर्तन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दुर्गा पूजा होने वाली है अभी कुछ दिनों में। दुर्गा पूजा इस बार वहाँ के हिंदू समुदाय के लोग मना पाएंगे कि न मना पाएंगे, इस पर सवाल है। कोई कह रहा है इस ज़मीन पर अगर दुर्गा पूजा का पंडाल लगेगा तो ज़मीन नापाक हो जाएगी। खबरें यहाँ तक है, फिरौती मांगी जा रही है कि अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है तो उसके लिए इतने लाख टका जो है वो हमको दे दीजिए। तरह तरीके की बातें, तरह तरीके के वीडियोज़ वहाँ पर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल कट्टरपंथ की गिरफ्त में एक बार फिर बांग्लादेश जा चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इन हालात को आपको और बेहतर तरीके से बताने के लिए, और क्या भारत इसमें कुछ कर सकता है उनके लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास और सीनियर मेहमान हैं। आज हम लोग के सीनियर हैं पत्रकारिता के कंचन गुप्ता जी, बहुत स्वागत सर आपका। और आज उनकी भूमिका है सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार। सर बहुत स्वागत सर, प्रोग्राम में आप पहली बार आए। प्रदीप सिंह जी की रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपकी। सर हालात आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वक्त बांग्लादेश के? हालात अभी जो है बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर अटैक्स हो रही हैं, जो भी है वहाँ की जो ऑफिशियल मशीनरी है उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पुअर रहा है, काफ़ी वो ठीक नहीं है। दूसरा है कि आगे चल के क्या होगा। आखिर अगर वहाँ के 9% लोग हिंदू हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बताता है 2022 का संख्या है 9%, और करीब ये बनता है काफ़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा है। उनको अगर वहाँ से प्रताड़न किया जाए, वहाँ से अगर ऐसी स्थिति बना दी जाए कि वो वहाँ पे ना रह सके, तो वो कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब सवाल अब से शुरू होने लगे हैं। आपने जैसे बताया कि ये दुर्गा पूजा वाला है। दुर्गा पूजा पर हर साल जब शेख हसीना थी तब भी पाबंदियां रहती थी कि अजान और नमाज के समय वो ढाक का आवाज़ नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक बैकरूम अंडरस्टैंडिंग होती थी, उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं की जाती थी। आपसी सामंजस्य कि भाई इस टाइम हम नहीं करेंगे। एक कमेटी है, वो कमेटी मिलके ये सब चीजें तय करती थी, कहाँ पर होगा, कैसे होगा। लेकिन कट्टरपंथियों का दबाव तब भी था, दबाव नहीं था, वो एक फैसिलिटेशन प्रोसेस था। अच्छा। कि इसको इशू बनाकर कोई बदमाशी ना कर सके। और हिंदू भी उसका सहयोग करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। लेकिन 2010 में हमने जो देखा कि इतना सहयोग करने के बाद भी जो पूजा आफ्टर पूजा कई जगह पर अटैक्स हुए, वो उनकी जो दुर्गा मूर्ति को तोड़ा गया, पंडाल में आग लगाया गया, ये सब घटनाएं घटी। तो एक सिचुएशन तब से है। और इस बार जो हुआ कि ये तथाकथित अभी जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी असल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, उनके संविधान में ऐसी सरकार की कोई प्रावधान नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं वहाँ। नहीं, तो ये इसीलिए उन्होंने एडवाइजर्स करके नाम पे बनाया। लेकिन वो लोग किसको एडवाइस कर रहे हैं ये पता नहीं। सही बात है। हाँ, सो
अभी जो उन्होंने किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते, इससे एक माहौल बन जाता है। और उसके तुरंत बाद से ये सब डिमांड शुरू हो गए कि इतने सालों से, इतने दशकों से समझिए कोई एक खुले मैदान में पूजा हो रहा था, तो और अब वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ पर ईद के समय नमाज पढ़ा जाता है तो यहाँ पर हम लोग नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा कि ये यहाँ पर अगर दुर्गा पूजा होगा तो ये ज़मीन नापाक बन जाएगी, इसलिए हम लोग नहीं करने देंगे। बिना कोई नाम लिखे कुछ बताए चिट्ठियां जाने लगी, सबको मिली हैं ये चिट्ठियां। अच्छा। सब कमिटीज को कि आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो आपको 15 लाख देना पड़ेगा, अगर बड़ा पूजा है तो 20 लाख, 25 लाख, 50 एक्सटॉर्शन लाख। एक्सटॉर्शन। अब ये कौन कर रहा है, किसको इसके पीछे कौन है, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हो रहा है। और इस घटना के बाद अब सब लोगों ने प्राय ये तय किया है कि इससे अच्छा यही सही रहेगा कि हम लोग इस बार पूजा ना करें और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने तय कर लिया है। ये खबरें यही हैं। अब बस 2-3 हफ्ते रह गए हैं, अब क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन ये सब तो एपिसोडिक है, ये दुर्गा पूजा के समय या किसी समय ऐसा हो। जो एक जो वहाँ पर स्थिति बन गई है कि हिंदू टीचर्स जो हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, महिलाएं, पुरुष, उनको मार के, धक्का दे के स्कूलों से, कॉलेजों से निकाला जा रहा है। जो प्रिंसिपल लिया जा रहा है। हाँ, सर मैंने एक वीडियो देखा है सर, को अगर देखा हो आप लोगों ने, एक हिंदू टीचर, महिला टीचर, एंड शी इज प्रेग्नेंट और मॉब से घिरी हुई है वो, उसको निकाला गया है उसकी स्कूल से। बहुत जगह सौरभ उठक बैठक लगाना तो ऐसे जैसे कि पब्लिक अपॉलॉजी है, और ये बाजारों में, ह्यूमिलिएशन कराना उनको कि आप हिंदू हैं तो इसलिए ये सजा है आपकी, ये सजा है आपका। तो ये मोहम्मद यूनुस तो कहते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, ये प्रोपागेंडा है, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं अपने साथ एक लाया हूँ, प्रोथोमालो बोल के वहाँ पर एक अखबार है, और ये अभी जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सपोर्ट करती है। और उनका कहना है कि 5 से लेके 20 अगस्त तक 1068 घटनाएं घटी हैं इस तरीके की। हाँ, इस तरीके की वायलेंस, और ये बस 15 दिन में। और उसके बाद अगर आप इसको टेलीस्कोप करें कि कितना हो सकता है, तो आप देख लें कितनी घटनाएं घटी होंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। 65 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके, तो पहले ही ये खबर कंफर्म्ड है कि 50 डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेंस हुआ है। उसके बाद का अगर देखें तो करीब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। अब ढाका शहर में अगर हिंदू अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा है, वहां पर जो ढाकेश्वरी मंदिर है, जिसके आधार पर ढाका का नाम है, हाँ, वहां पर कमेटी मिलती है और यूनुस जाकर कहते हैं कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद चारों तरफ से वायलेंस की खबरें आती हैं। तो सर, ये मोहम्मद यूनुस साहब जो अब इस वक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड, ऐसा आपने कहा कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ये तो सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर ब्रिगेड के डार्लिंग ऑफ द वेस्ट माने जाते हैं। अभी क्लिंटन साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ही मुलाकात की, गले लगे, आपने मुझे बताया था, वो अलग बात है। मगर उनको तो ऐसे पेश किया जाता है कि ये तो गरीबों के मसीहा हैं। अब जो है वो है, और उनको पूरा सपोर्ट है, आर्मी का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, काफ़ी यूरोपियन देशों का सपोर्ट है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है। तो हम इंडिविजुअल पर ना जाएं, लेकिन अगर हम स्थिति को देखें, जो होल पूरी एक बिग पिक्चर को देखें, पुलिस करीब करीब अंदरूनी जितने जगह है वहां से पुलिस गायब है। पुलिस है ही नहीं, मान के चलिए। आर्मी को ड्यूटी दिया गया है सिक्योरिटी के लिए।
अब आर्मी कितनी बड़ी हो सकती है कि पूरी बांग्लादेश के जितने भी गांव हैं, अंदर के जगह हैं, वहां पर ऑपरेट करे। आर्मी को अब मैजिस्टेरियल पावर दिया गया है, वो भी अब मैजिस्टेरियल पावर किस तरीके से यूज होगा। और केवल ये हिंदुओं की बात नहीं है, बाकी अगर आप देखें बुद्धिस्ट जो चाकमा है, ट्राइबल्स हैं चिटागोंग हिल्स के, उन पर जो हमलाएं हो रही हैं, उनका जमीन ग्रैब किया जा रहा है, ये सब गए 10-12 दिन के अंदर हुआ है। तो ये हालात अभी क्या है? और 1% पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस मिलाकर 1% पॉपुलेशन है। तो 1% की जो माइनॉरिटी है, उनको भी वहां से कोशिश है कि इनको खत्म किया जाए। अब दिक्कत क्या होता है कि पहले भी एक बार चाकमाओं के खिलाफ, मेरे ख्याल से उन दिनों में जस्ट दिल्ली रीलोकेट हुआ था 93-94 इस समय करीब, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था चाकमाओं पर बांग्लादेश में जी। और वो सब चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से लेकर भारत में आ गए थे। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी चाकमा की काफी बड़ी पॉपुलेशन है, और हमारी जो नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको ये डिस्टेबलाइज कर देती है। इस किस्म की अगर माइग्रेशन हो कि वायलेंस से वायलेंस से लोग अगर आए, प्रभावित होके आए, तो उनमें एक ये रहता है, एंगर रहता है, गुस्सा रहता है, यहाँ पर आकर वो लोग फिर मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग एक बार इसको हम लोग झेल चुके हैं, हमको मालूम है कि ये कैसे प्ले आउट करता है। अब फिर से वही कहानी हो रही है। सर एक चीज मैं बता दूं व्यूअर्स को, #कॉफी पर कुरुक्षेत्र, अपने कोई सवाल हो तो हमको आप भेजिएगा। जैसा सर ने बताया, कोई डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ इतने हमले हुए। हम लोग सर एक ही सब प्रोफेशन के लोग हैं, सब जानते हैं सरकारी आंकड़ा जो होता है वो कई बार हकीकत नहीं होती, उससे बहुत वाइड स्प्रेड होता है कई बार। और बांग्लादेश के Tier 2, Tier 3 सिटीज के अंदर या गाँव के अंदर क्या हालात हैं अभी के? क्या बहुत सी जगहों से तो बाहर निकल के नहीं आ रही खबरें आ पा रही होंगी? नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश में क्या हालात है। वहाँ हिंदू या जैन हैं या सिख हैं, चकमा है, जो भी हैं, वो माइनॉरिटी में है। यहाँ तो हिंदू मेजॉरिटी में है। एक त्यौहार बताइए हिंदुओं का जिस पर पथराव ना हुआ हो, हमला ना हुआ हो। गणेश पंडाल की बात कर लीजिए आप, रामनवमी की बात के जुलूस की बात कर लीजिए, सरस्वती पूजा के शोभा यात्रा की बात कर लीजिए, किसी भी त्यौहार की बात कर लीजिए। तो ये बात ये नहीं बांग्लादेश या भारत की नहीं है, मेरे हिसाब से माइंडसेट की बात है। मोहम्मद यूनुस के बारे में आपने इतना बताया कि वेस्ट उनको क्या समझता है, कैसा है। एक संस्था है वहाँ बांग्लादेश में, हिफाजते इस्लाम, जमाते इस्लामी से ज़्यादा कट्टर है। शेख हसीना ने उसके चीफ को जेल में रखा था, इन्होंने रिहा कर दिया। यहाँ तक गनीमत थी कि भाई आपके सपोर्टर है, ये तख्ता पलट में आपकी मदद की थी संस्था ने, उसको सरकार में इंडक्ट कर दिया। तो उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। ये हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा कि शायद वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे और ज़्यादा संवेदनशील होंगे, माइनॉरिटी की बड़ी चिंता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है उनके दिमाग में। और भारत के लिए समस्या जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो है ही, उससे बड़ी समस्या चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या अंदर की बात हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, वो है डेमोग्राफिक चेंज का। उससे लड़ने की अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, उससे निपटने की, तो समस्या और बढ़ने वाली है। अगर 78% होकर हम अपने त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि किसी मुस्लिम समाज का कोई समारोह रहा हो, उसको डिस्टर्ब किया गया हो। तो ये भी नहीं कह सकते आप कि भाई उनके साथ आपने ऐसा किया था तो आपके साथ वो बदले में कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं।
चले तो हम तो हिंदू तो यहाँ फिर भी 78% है, वहां तो जैसे सर ने बताया 8-9% के करीब रह गए। 78% होकर मार खा रहा है तो 9% वाला कैसे बच जाएगा? लेकिन वो अब निकल और रहा है जब सरकार साथ हो, वो अब जो अटैक कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन सरकार से मिल रहा है, वो अब बाहर निकल रहा है। लेकिन मैंने देखा वैसे 78% जो है ना, ये एक बोलना सही शायद नहीं होगा, लेकिन ये कांग्रेस की गेम थी कि कैसे हिंदू की जो संख्या है उसको कैसे कम किया जाए। तो जो 2-2.5% उन्होंने जैन्स को अलग कर दिया, अलग बता दिया स्टेटस बता के। वैसे अगर आप जैन्स को लेकर देखें तो हम लोग अभी भी 80 से ज्यादा हैं। हम 2011 की जो सेंसस तो 80 से अगर ज्यादा है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, और वहां पर तो बेचारे 8-9% हैं और 90% मुसलमान हैं। आपने सर एक वीडियो शेयर किया था अभी सोशल मीडिया पर, उसमें वो लोग रैली निकाल रहे हैं, रात का वक्त है, हाथों में मोमबत्ती, और वो कह रहे हैं, बंगला में बोल रहे हैं शायद, क्यों क्यों क्यों, या कब कब कब, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। क्या था? वाई वो था कि हम लोग यहाँ, वो जो रैली थी ढाका में निकली थी, वो ढाका यूनिवर्सिटी से, तो वो था रैली कि हम लोग यहाँ पर 30%, जैसे मैंने आपको बोला 33% के आसपास था 47 में, हम लोग 30% से वहाँ से घटते 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 अब 9 से कम हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ? आखिर 71 में हिंदुओं ने भी लड़ा था बांग्लादेश बनाने के लिए। अगर आप जो वॉर क्राइम्स ट्रायल्स हुए थे, कि जो राजाकारों की हुई थी ट्रायल, वहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ितों का संख्या जो था, हिंदू महिलाएं, लड़की और महिलाएं थी। गांव के गांव उजाड़ दिया था, और वहां पर 9 साल 10 साल की लड़कियों से बलात्कार किया। ये पूरा रिकॉर्डेड है, बांग्लादेश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ये। तो इतना योगदान देने के बाद भी, और ये लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी डोल पे जीते हैं या ऐसा कुछ, तो फिर भी क्यों ये अत्याचार घटे जा रहा है? तो ये बड़ा इट्स अ स्वाभाविक रिस्पॉन्स कि ऐसा क्या किया है हमने। लेकिन उसके साथ इस बार एक और चीज जो देखा जा रहा है कि कम से कम अब तक की जो रिस्पॉन्स है, कि हिंदू कह रहे हैं कि ये हमारा देश, हमारा भी देश है, और हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरे ख्याल से ये पहले बार ऐसा कुछ वो ओपनली कह रहे हैं जी। तो ये भी एक देखने लायक चीज है। तो सिचुएशन वही है, इवन वर्म टर्न्स, हाँ। उनको लग रहा है कि हमको मरना ही है, तो लड़कर मरो, अपने अधिकार को जताकर मरो। हम अगर चुप रहेंगे तो भी मारे जाएंगे, बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। तो इसलिए वो निकल रहे हैं। देखिए, हमने बहुत सारे वेस्ट इंड्यूस्ड रिजीम चेंज देखे हैं, लेकिन ये जितना ब्लैटेंट है ना, मतलब कि शेख हसीना यहाँ के बता रही हैं कि वन वाइट मैन केम, उसने मुझे ऑफर दिया कि मैं सेंट मार्टिन में एयरबेस बनाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल क्लियरली कह रही है। मोहम्मद यूनुस सबको पता है वो किसी, वो क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उनका एक तरीका होता है। ओबामा की ओबामा फाउंडेशन चलती है, क्लिंटन की क्लिंटन फाउंडेशन चलती है, और सबको पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को आज भी क्लिंटन और ओबामा की फैमिलीज कितना गवर्न करती हैं। वो उनके इवेंट में जाते हैं, वहां पे वो नाम बताते हैं कि महफूज आलम जो उनका सेक्रेटरी बना दिया, इस लड़की की आवाज सुन के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने नाम भी बता दिया, 3-4 बार स्ट्रेस करा कि बहुत प्लान्ड था, इसको बहुत तरीके से महफूज आलम ने करा। तो ये भी बता दिया, इतना ब्लेटेंटली जाके वो अमेरिका में जाके बता रहे हैं। ये बड़ा ऑड है कि ये सब चीजें बताने लगे कि भाई ये रिजीम चेंज था, हमने कर दिया। जैसा सर ने बताया कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसके आदमी को मिला के हमने सरकार में इंडक्ट कर दिया। महफूज आलम को आपने, जिसको आप कह रहे हैं कि ये इसने स्टूडेंट मूवमेंट किया था, उसको आपने इंडक्ट कर दिया और पूरी दुनिया को बता रहे। मतलब ऐसा कर लो, क्या करोगे? एक खबर फिर हिंदुओं को वार्निंग आ रही है कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते। महफूज आलम जो है वो वहाँ का हिजबुत तहरीर का लीडर है। अच्छा। और हिजबुत तहरीर इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस कंट्रीज। अच्छा, अब वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट हो गया, इट और इज डेजिग्नेटेड, और उसको कंचना मंच पे बुलाया अभी और मंच पे बुला के उसको इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर, और सब तालियां दे रहे हैं। तो ये जो एक हिपोक्रेसी, पूरी दुनिया ने आतंकवादी माना है सर, तो अमेरिका ने तो माना ही होगा। अब यूएन सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उससे मुलाकात कर रहे हैं। फिर वही कहानी आती है ना, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट।
मतलब ये गुट मैं कह रहा हूँ, जिहादी, अब ये बैड बिल्कुल जिहादी। ब्लटेंट कर दिया है इन्होंने, मतलब सामने से कि करो क्या करोगे, हम तो ऐसे ही रिजीम चेंज करेंगे। मैं फिर वहीं आऊँगा सर। सर नहीं कमेंट करना चाह रहे, मैं समझता हूँ कुछ होती हैं मर्यादाएं, बट मोहम्मद यूनुस साहब फिर आप क्यों, मतलब हमारे यहाँ भी जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं या लिबरल कहते हैं, कैसे वो इनके पैरोकार कैसे हो सकते हैं? बहुत लोग खुश हुए थे ना हमारे यहाँ जब ये रिजीम चेंज हुआ, बहुत लोग खुश हुए थे हाँ, कि गई शेख हसीना। नहीं, खुशी मनाई थी लोगों ने। बहुत से लोग शेख हसीना के रहने से बहुत परेशान थे। डिक्टेटर है, भारत और जो है बांग्लादेश के संबंध अच्छे होने से उनको परेशानी थी। शेख हसीना जो डिक्टेटर थी और अब जो रिजीम है वो डेमोक्रेटिक है। ये है परिभाषा डेमोक्रेसी और उसके अलावा सेकुलरिज्म की उनके यहाँ, कि वो कम्युनल थी, ये सेकुलर है। तो ये हम कह रहे हैं फिर माइंड सेट का मामला है कुल, कि हम आपको रहने नहीं देंगे। और वो जो मैं बात कहता हूँ दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की, मामला कुल जाकर वहां पर टिकता है। सर ये एक और चीज है, बंगाल के जो मुसलमान थे, जो स्पेशली जो लोग वो लेबर, फार्म लेबर जो थे, उनकी जो इस्लाम थी वो कुछ थोड़ा लीग से हटके थी। और वहाँ पर एक वो पीर का एक ट्रेडिशन है, फ़कीर का ट्रेडिशन है, और वहाँ पर जो कब्र होती है उसकी एक बाकायदा मुसलमान जो है वहाँ पर फूल डालते हैं, वहाँ पर पौधे लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और ये आज के दिन में लोग जाकर उन कब्रों को खोद के निकाल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता कि आपकी कोई इजाजत नहीं है। तो आप एक पूरा जो ट्रेडिशन है उसको आप लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके पीछे हिजबुत तहरीर का बहुत, उनका ये एक एजेंडा ही है हिजबुत तहरीर का, कि इस्लामिक प्योरिटी को वापस लाना। और केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर कर रहे हैं, वहां पर पिछले दिनों खबर आई थी कि अगर लड़कियां रात को घूम रही हैं अकेले तो उनको अटैक करना, अगर हिजाब नहीं पहना है तो उनको अटैक। ये मुसलमान लड़कियां हैं। बहुत वीडियोस आए भी तो ऐसे बाजारों में उठक बैठक करा रहे हैं लड़कियों से। कॉक्स बाजार जो है उनका जो बीच है और आम जनता के लिए काफी पॉपुलर जगह है, तो वहां पर अगर उन्होंने वो विजिलेंटे ग्रुप्स खड़े कर दिए, कौन हिजाब पहन रहा है, कौन स्कर्ट पहन रहा है, कौन ऐसे ही घूम रहा है, उनको अटैक करना, उनको सर हिस्टोरिकल डेटा क्या बताता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 33% से बांग्लादेशी हिंदू आज 8-9% पर आ गया है, तो ये पॉपुलेशन का जो कमी आई है माइग्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा होती है, मैसेकर्स की वजह से सबसे ज्यादा होती है, कन्वर्जेंस की वजह से होती है, ऑल थ्री और भी कोई फैक्टर होता है? देखिए 1945 वहाँ के जो समृद्ध हिंदू थे, वेल टू डू हिंदू थे, उनको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो लोग धीरे धीरे कलकत्ते में शिफ्ट करने लग गए थे। फिर 46 में जब नोआखाली राइट हुआ, उसके पहले डायरेक्ट एक्शन डे राइट हुआ कलकत्ते में, तब एक राउंड का माइग्रेशन हुआ। और फिर 47-48 2 साल, क्योंकि अगस्त में पार्टीशन का ये हुआ, फिर 1 साल और मान लीजिए 2 साल, वो एक माइग्रेशन का पीरियड चला। लेकिन एक खासियत जो ये है, वेस्ट पंजाब में जो पार्टीशन हुआ उसको कहते हैं वन टाइम पार्टीशन, और एक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ, क्योंकि मुसलमान इधर से गए, वहां से सरदार और हिंदू जो थे वो इधर आ गए। बंगाल में जो है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस और कंटिन्यूइंग पार्टीशन। 1945 से अगर आप देखें शुरू हो रहा है, उसके पहले भी जब पार्टीशन हुआ था फिर उसको रद्द कर दिया गया था। तो 1946 से भी अगर हम लोग देखें, 1946 में होता है एक राउंड माइग्रेशन नोआखाली के बाद, 1947-48 पार्टीशन के बाद। कश्मीर में जब
वो हजरत बल मस्जिद वाला जो कांड हुआ था कि वो वहाँ के जो वहाँ पर प्रॉफिट का एक बाल है वो चोरी हो गया, ऐसा एक अफवाह फैलाएगा। अब कश्मीर में हुआ, लेकिन हिंदू मरे ईस्ट पाकिस्तान में। तो 1955 में एक राउंड और हुआ माइग्रेशन का, फिर 65-66 में हुआ, तो ऐसा ये 71 में हुआ। तो ये एक लगातार प्रोसेस, जिसलिए कहते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूइंग पार्टीशन इन द ईस्ट। तो ये चल ही रहा है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ था कि नेहरू ने लियाकत पैक्ट साइन किया कि हमारे माइनॉरिटी वहां पर सही रहेंगे, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। हम यहाँ मुसलमानों का ख्याल रखेंगे, आप वहाँ हिंदुओं का। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो केवल लियाकत पैक्ट हुआ था, नेहरू पर प्रेशर बढ़ रहा था कि वहाँ जो है हिंदू मारे जा रहे हैं, असुरक्षित हैं, क्योंकि नेहरू भी उन लोगों में थे जो पॉपुलेशन के एक्सचेंज के पक्ष में नहीं थे। तो लियाकत पैक्ट एक तरह से वो प्रेशर कुकर की सीटी बजाने जैसा था कि भाई समझौता हो गया दोनों देशों में, अब सब ठीक है। वहाँ वो सुरक्षा देंगे, यहाँ हम देंगे। तो यहाँ तो दी, यहाँ तो हमने दिए, आज तक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एतराज भी नहीं किसी हिंदू को कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने पर आ गए और वहाँ बांग्लादेश में एक और जैसे छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वो बनाया गया था कि यहाँ पर से जो मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान, उसको हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट डिक्लेयर करेंगे। और वैसे ही वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हिंदूज छोड़कर आए जी, उसको भी उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट डिक्लेयर किया। लेकिन डिफरेंस ये हुआ यहाँ से जो प्रॉपर्टी एक्ट कहते थे, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो यहाँ से जो हिंदू आए, वहां से जो हिंदू यहाँ पर आए, उनको एक्सेस नहीं दिया गया ये वेस्टेड प्रॉपर्टी पर कि आप अपना मकान छोड़ के आए हो तो ये मकान आपको मिल रहा है। अच्छा, वो कुछ नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन नेहरू ने विरोध किया। हाँ, और सरदार पटेल चाहते थे ये हो कि दिल्ली में नहीं करे, बसने दिया। दिल्ली में जो इतने सारे पुराने दिल्ली इधर उधर से मकान खाली हुए थे, तो एक ये कहा मैं इन पंजाबियों को दिल्ली के आसपास देखना नहीं चाहता हूं। नहीं, आपने सर ये भी लिखा है, कहीं मैंने देख रहा था कि नेहरू जी को पसंद नहीं था कि भाई ये काले बंगाली हिंदू भारत में आए। ये उनका एक बड़ा ऑब्सेशन था, स्ट्रेंज। अच्छा, जब पार्टीशन हुआ तब वो बार बार बीसी रॉय जो चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, बीसी रॉय के पहले, वो ईस्ट बंगाल से थे। तो कांग्रेस ने सोचा अगर ये ईस्ट बंगाल वाला सीएम रहेगा तो वो बड़ा एनकरेज करेगा हिंदुओं को आने के लिए। उसको अंदर पार्टी के अंदर फूट फाट करके उसको निकाल दिया और बीसी रॉय को सीएम बना दिया। और बीसी रॉय को वो लगातार चिट्ठी लिखते रहे कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं, आप रोकिए, किसी तरीके से रोकिए। यहाँ पर तो वो लोग फ्री की रोटी खाने आ बांग्लादेशी जो हिंदू थे, और ईस्ट पाकिस्तान, ये उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है। और इस हद तक गए कि वो यहाँ पर फ्री की रोटी खाने आ रहे हैं और सेंटर उस समय ये ऐसे ही मतलब टू दिस मतलब इसी आशय के हिसाब से लिखा गया है वो कि दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। और उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो पैसा सैंक्शन करती थी स्टेट्स के लिए, और जो रेवेन्यू शेयरिंग जो था, तो नेहरू ने फर्स्ट डिसीजन लिया इंडिपेंडेंट इंडिया का, सरकार का, वेस्ट बंगाल की जो शेयर थी उसको उन्होंने 50% काट दिया रातों रात। अच्छा, ये एकदम आर्बिट्री डिसीजन, और इसका मकसद यही था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा इन रेफ्यूजीज को खिलाने के लिए, तो आने नहीं देंगे, वो आने नहीं देंगे। तो उनसे ही क्या शिकायत थी? इधर से भी तो आ रहे थे, वेस्ट से भी तो आ रहे थे। मेरा पर्सनल ये है कि हम लोग बंगाली लोग थोड़ा काले होते हैं और वेस्ट से जो पंजाबी हैं वो लोग गोरे होते हैं। तो नेहरू को उनके दिमाग में कश्मीरी, तो ये एक डार्क स्किन वाला इशू जरूर था। नहीं तो हम जो रिफ्यूजीज के कैंप बने थे उनको उन्होंने बना दिया परमानेंट लायबिलिटी कैंप, और डेजिग्नेशन जो थी
भारत सरकार कभी भी 47 के पहले या 47 के बाद द टर्म रिफ्यूजी हमारे ऑफिशियल इसमें नहीं था, तो हम लोग हर समय माइग्रेंट शब्द को यूज करते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि ये माइग्रेंट्स जो हैं ये सब परमानेंट लायबिलिटी बन जाएंगे। क्या होता है परमानेंट लायबिलिटी हिंदी में? मतलब स्थायी हमारे ऊपर जो है बोझ बन जाए। लायबिलिटी मतलब बोझ। हाँ, स्थायी बोझ। बोझ नहीं, बोझ। बोझ। बोझ तो दूसरा तो हो जाएगा। स्थायी बोझ बन जाएंगे, और इसलिए उनकी जो कैंप्स बनी थी जी। वो सब थी परमानेंट लायबिलिटी कैंप, नाम ही दे दिया लायबिलिटी कैंप 1, परमानेंट लायबिलिटी कैंप 2, ऐसा नंबर डाल डाल के तो अपने ये लोगों को इन कैंपों में उनको रखा जाता था। जी। और तो मैंने कहा कि भाई अगर परमानेंट लायबिलिटी इस देश में कोई है तो सबको मालूम है कि कौन सी डायनेस्टी इस देश की परमानेंट लायबिलिटी है। तो ये हालात पूरा बड़ा इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक। और जो अब एक टर्म आया है वो है जनरेशनल ट्रॉमा। तो हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस हैं, तो हमारे लिए ये एक जनरेशनल ट्रॉमा है। करेक्ट। आपका परिवार भी वहीं से आया? हाँ, मेरा परिवार वहीं ईस्ट से बंगाल से। सर आज समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है तो, लेकिन पता नहीं लगा आज आधा घंटा कब बीत गया। ऐसी आप बातें आपने बताई हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं, वहाँ के माय सभी हिंदी इज टेरिबल। नहीं बस आपको गलतफहमी है कि आपकी हिंदी खराब है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो आज सर समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर, आप आए प्रोग्राम में, स्पेशली स्टूडियो तक आए हमारे। बहुत धन्यवाद सर। किसी और दिन आपका समय लेकर एक लंबी बात करेंगे। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया। शांति जी के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप आए।